करते हैं। हेलो स्टूडेंट, सोहम करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आज हम आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान फिजिक्स से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। आप सभी हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी व्यतिकरण के कारण या ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए पहले जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तो किरण जो है सघन माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित हो सघन माध्यम में ही लौट जाती है। इसे प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कहते हैं। जैसे हीरे का अत्यधिक चमकना, रेगिस्तान में ठंडे देशों में मरीचिका, चटका हुआ कांच का चमकीला प्रतीत होना इसके उदाहरण हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। ऑप्शन ए अपवर्तन और परिक्षेपण, ऑप्शन बी प्रकीर्ण और अपवर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन और अपवर्तन या ऑप्शन डी अपवर्तन और प्रवर्तन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन और परिक्षेपण। सूर्य के प्रकाश का जल की बूंदों द्वारा वर्ण विक्षेपण कर दिया जाता है तथा अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सम्मिलन प्रभाव से इंद्रधनुष जो है हमें दिखाई पड़ता है। तो ये किस कारण से होता है, तो ये अपवर्तन और परिक्षेपण। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। ऑप्शन सी, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं या ऑप्शन डी, ऐसा सूक्ष्मदर्शी लेंस उत्तल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन या ऑप्शन नंबर डी विक्षेपण। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन। जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल की जो अशुद्धियां तथा धूल के कण प्रकाश का अवशोषण कर उसे सभी दिशा में फैला देते हैं। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आकाश व समुद्र का नीला रंग दिखना, सूर्योदय व सूर्यास्त का रंग लाल दिखना, ये सभी प्रकीर्णन के कारण होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि। ऑप्शन ए, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। ऑप्शन बी, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। ऑप्शन सी, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है या ऑप्शन डी, लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे अधिक होता है। तो स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। स्टूडेंट, आप लोगों को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि बैगनी व नीले रंग का सबसे अधिक व लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। ए, हल्का नीला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी नारंगी या ऑप्शन डी काला। तो स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी काला। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंतर स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी अपसारी लेंस, ऑप्शन सी समतल अभिसारी लेंस या ऑप्शन डी समतल अपसारी लेंस। तो स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है किस कारण से होता है, तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अधिक गहराई के कारण,
ऑप्शन बी जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी जल के नीले रंग के कारण, या ऑप्शन नंबर डी जल के ऊपरी सतह के कारण। तो स्टूडेंट इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग जो है हमें नीला दिखाई पड़ता है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? सूर्योदय और सूर्यास्त के कारण वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश के परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश के परिक्षेपण, या ऑप्शन डी प्रकाश के प्रकीर्णन। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर होगा, आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय वायुमंडल में किस कारण जो है लालिमा छा जाती है। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वायुमंडल में जो है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लालिमा छा जाती है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए बैगनी, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल, या ऑप्शन डी नीला। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी बैगनी। विक्षेपण क्या होता है? जब प्रिज्म में सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो उसकी जो किरणें होती हैं वो इस तरह से फैल जाती हैं, जिससे वायुमंडल में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। और जो विक्षेपण होता है वह सबसे अधिक जो होता है बैगनी रंग का होता है, और सबसे कम विक्षेपण जो होता है वह सबसे ऊपर में रेड रंग, लाल रंग में जो है विक्षेपण सबसे कम होता है, और बैगनी रंग में विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, या ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस दूरदृष्टि दोष को हम हाइपरओपिया भी कहते हैं। इसके दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? ऑप्शन ए पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिण, या ऑप्शन सी पूर्व, या ऑप्शन डी नहीं देख सकते। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी नहीं देख सकते। दोपहर 12 बजे के समय इंद्रधनुष जो है वह दिखाई नहीं देता। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दाढ़ी बनाने के साथ साथ अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर के द्वारा कान गला जांच करने में, टॉर्च एवं सर्च लाइट में भी जो है दाढ़ी बनाने के साथ साथ अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। टेलीस्कोप की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, या ऑप्शन डी गैलीलियो। तो स्टूडेंट्स का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो। 25 सितंबर 1608 को हैंस लिपर्सी ने दूरबीन का पेटेंट अपने नाम से करवाया था। इसके बाद गैलीलियो ने 3 गुना पास दिखने वाली दूरबीन को फेल कर 20 से 30 गुना पास दिखने वाली दूरबीन तैयार किया, लेकिन ऑप्शन में गैलीलियो है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा गैलीलियो। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है, ऑप्शन ए वह वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है, ऑप्शन नंबर सी वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, ऑप्शन डी वह वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी वस्तु से छोटा व उल्टा। दृष्टिपटल पर जो चित्र है वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है?
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण अभ्यांतर परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, या ऑप्शन डी व्यतिकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण अभ्यांतर परावर्तन। प्रकाशीय तंतु जो है पूर्ण अभ्यांतर परावर्तन की तकनीक पर काम करता है। मानव शरीर के निरीक्षण के लिए जो डॉक्टर एंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं वो एंडोस्कोप भी प्रकाशीय तंतु पर आधारित होता है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऑप्शन ए स्थिर रहेगा, ऑप्शन बी ऊपर उठेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी नीचे डूब जाएगा। तो स्टूडेंट्स का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी ऊपर उठेगा। यदि जहाज समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठेगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, धूप के चश्मे की पावर होती है। ऑप्शन ए 0 डायोप्टर, ऑप्शन बी 1 डायोप्टर, ऑप्शन सी 2 डायोप्टर, या ऑप्शन सी 3 डायोप्टर। तो स्टूडेंट्स धूप के चश्मे की जो पावर होती है इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की पावर जो है वह 0 डायोप्टर होती है। मुख्य रूप से धूप के चश्मे का उपयोग आँखों को सूर्य से बचाने के लिए किया जाता है, इसलिए उसकी शक्ति शून्य होती है, अर्थात वहाँ पे 0 डायोप्टर होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा परमाणु भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी फोटॉन, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर हो आपने गैस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, फोटॉन जो है वह परमाणु का भाग नहीं है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? कार चलाते समय आप पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी गोली दर्पण, या ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है, इसीलिए अधिकतर मोटर वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन है पढ़ने में आने वाले ग्लासेस किस लेंस से बने हुए थे? क्वेश्चन नंबर 21, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस लेंस से बने हुए होते हैं? ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी साधारण, या ऑप्शन डी दोनों। तो स्टूडेंट्स का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सीजीएस प्रणाली में समय को मापा जाता है। ऑप्शन ए घंटा में, ऑप्शन बी मिनट में, ऑप्शन बी सेकंड में, ऑप्शन डी मिलीमीटर में। तो स्टूडेंट्स का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी सेकंड। तो हम ये जान लेते हैं कि सीजीएस प्रणाली होता क्या है। सीजीएस प्रणाली मीन सेंटीमीटर ग्राम सेकंड माप की एक मीट्रिक प्रणाली है जो लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड का उपयोग करती है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वायु की गति को मापा जाता है। ऑप्शन ए एनोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, या ऑप्शन डी मैनोमीटर। तो स्टूडेंट्स का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए एनोमीटर जो है उससे वायु की गति को मापा जाता है। बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, और मैनोमीटर से गैस घनत्व मापने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला सबसे आम तत्व कौन सा है? ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला सबसे आम तत्व कौन सा? ऑप्शन है यूरेनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी फास्फोरस, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट्स का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन के साथ साथ जर्मेनियम का यूज़ भी ट्रांजिस्टर के लिए किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी प्रतिरोध, या ऑप्शन डी पावर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी करंट। तो स्टूडेंट्स ये थे फिजिक्स से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू। उम्मीद है आज का ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। आगे भी इसी तरह की वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।